हेलो बच्चों, वेलकम। आपको आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के सीरीज में इन कर चुके हैं। एक दो वीडियो भी इसके हमने बना लिए हैं। आज हम लोग उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए पहुंच रहे। एक नया टॉपिक है, नया हेडिंग है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जनरली जब ड्यूअल नेचर की बात आती है तो आपको पता है कि ड्यूअल नेचर मतलब दो बिहेवियर, दो तरह से। अभी तक जो आपने फिजिक्स पढ़ी है उसको अगर आप लोग देखो तो उसमें एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें हम पार्टिकल, मासेस, मोमेंटम की बात करते हैं, और एक चैप्टर होता है वेव, जिसमें हम साउंड वेव पढ़ते हैं। फिर ट्वेल्थ का एक हेडिंग होता है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो वहां पे जो वेव होता है वहां लाइट की बात करते हैं। लाइट की अपनी प्रॉपर्टी होती है, लाइट की एनर्जी होती है, लाइट का हमने आगे चल के पढ़ा मोमेंटम होता है। तो ये जो ड्यूअल बिहेवियर है वो ये बताता है कि लाइट को हम प्रॉपर्टी की तरह, पार्टिकल की तरह भी हम सोच सकते हैं। अब पार्टिकल का मतलब तुमने किसी को थ्रो कर दिया, फेंक के मारा। अब लाइट को तुम फेंक के तो मार नहीं सकते। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं, लेकिन काफी प्रॉपर्टीज उसकी हम यहां पे देख सकते हैं। तो डी ब्रॉगली ने बताया, लुइस डी ब्रॉगली ने, कि पार्टिकल और वेव का नेचर हम एक दूसरे से समझ सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो ये लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये कहीं कहीं पे प्रॉपर्टी एक पार्टिकल की तरह काम करती है। पार्टिकल की तरह काम करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? मोमेंटम होना चाहिए, एक इक्विवेलेंट मास होना चाहिए, और एक एनर्जी होनी चाहिए जो लाइट दे रही थी। इसी कन्वर्जन को, लाइक वेव को, वेव बिहेवियर और पार्टिकल बिहेवियर एक ही चीज से आने को हम ड्यूअल नेचर कहते हैं। और ये जो एनर्जी होती है, जिसको हम पार्टिकल भी बोलते हैं, और जो हमें वेव प्रॉपर्टी भी देती है, और वेव है ही एक्चुअली जो हमें पार्टिकल प्रॉपर्टी भी देती है, उसको हम फोटॉन बोलते हैं। तो ये चैप्टर मैं लिख लिया हूं सो दैट आप नोट्स भी बना पाओ, बिकॉज ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है और नोट्स से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब वीडियो में एक हमारी लिमिटेशन, हम डिक्टेट नहीं कर सकते और बड़ा बोरिंग लग जाएगा। तो लेक्चर को छोटा भी कर सकते हैं हम लोग। मैं आपको स्पेस दे दूंगा, आप इस पे पॉज करिए, रोकिए और नोट कर लीजिए। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे कि अब देखो, क्वांटम मैकेनिक्स है ये। क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स इसको हम कहते हैं। डी ब्रॉगली ने बताया पार्टिकल जब वेव की तरह बिहेव करता है या वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो इसको हम ड्यूअल नेचर कहते हैं। फोटॉन्स क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स इज अ मैथमेटिकल मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स on an atomic subatomic scale. It demonstrates that matter and energy are quantized and come in small discrete bundles called photon. ये जो फोटॉन है वो छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में आता है। और प्लैंक ने प्रपोज किया दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब होता है जैसे तुमने चार्ज क्वांटाइजेशन पढ़ा हो कि it can be 1 into that particular value, 2 into that particular value, 4 into that particular value, integer multiple of energy है तो energy, और वहां चार्ज था तो चार्ज, and exists in elementary amounts of quanta called photon. तो फोटॉन एक एनर्जी बंडल है। एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होता है इन्होंने बताया, एनर्जी ऑफ फोटॉन is h nu। h न्यू को फ्रीक्वेंसी, और ये होता है c अपॉन लैम्डा। तो इस एनर्जी को h c अपॉन लैम्डा भी कह सकते हैं। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं। h क्या है बेटा? वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। c स्पीड ऑफ लाइट, जो फोटॉन की स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। प्लैंक की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34। c की वैल्यू पता है, तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करें तो अप्रॉक्स आता है
वैसे तो 12375 लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, इसको रफली 12400 अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं। अब बेटा अच्छा इस चैप्टर में काफी न्यूमेरिकल्स तुम्हें मिलते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुम्हें बताऊं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻90 जूल। तो इसको अगर जूल में भी कन्वर्ट करना हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब जो बताया गया कि छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में आता है, तो एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी फोटोन ई नेट इज एनी लिखेंगे, where n is integer 0, 1, 2, 3, 4. You can't have energy of photon 1.5 h nu. No, you can't have 2.5 h nu. You may have 1 h nu, 2 h nu, 3 h nu like this. मुझे लगा समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत ही छोटी सी बात है, ये सारा सीख गया। ब्रॉगली ने बताया, डी ब्रॉगली ने बताया पार्टिकल बिहेवियर और वेव बिहेवियर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं लाइट के लिए, और उन लाइट को हम पार्टिकल डिस्क्रीट पार्टिकल के टर्म में हम देख सकते हैं। इसी को हमने क्वांटम या वेव मैकेनिक्स बोला। फिर हमने जो डी ब्रॉगली ने बताया कि यहाँ पे इसको हम दोनों को जैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो जो लाइट एनर्जी होती है उसको हम एक पैकेट की तरह हमने एनालाइज करना स्टार्ट किया। उस पैकेट की एनर्जी कितनी होती एचनी होती है, वो एनर्जी एक बंडल होता है, उसको आप थ्रो करो तो एनर्जी जाके टकराएगी, कितनी एनर्जी टकराएगी इतनी। ऐसे ढेर सारे पैकेट्स में हम स्टडी कर सकते हैं। अब एनर्जी इतनी आ गई, अब मोमेंटम भी हम निकाल सकते हैं और मास भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी देख लो फिर हम मोमेंटम और मास निकालेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। अब फोटोन डिस्क्राइब द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंस्टेड ऑफ ओवरऑल वेव। ये पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करता है फोटोन। We can think that EM waves as being made up of individual particles called photon. It is not a material particle, ये ऐसा पार्टिकल है जिसे तुम पकड़ सकते हो, जिसका तुम मास ऐसे वेइंग मशीन पर रख के मेजर कर सकते हो, ये वो पार्टिकल नहीं है। It is not material particle, it is a packet of energy. ये एनर्जी के पैकेट्स है, मैंने उठा के दे दिया तुम्हारे पास एनर्जी का पैकेट, अगर यू कांट होल्ड इट, यू कैन यूज इट्स एनर्जी। एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कई बार मैं एफ भी लिख दूंगा, कई बार मैं न्यू भी लिख दूंगा, तो समझ जाना फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज विद मीडियम। वैसे भी तुम जानते हो लाइट की फ्रीक्वेंसी मीडियम के साथ चेंज नहीं करती। क्या क्या चेंज कर सकती है? स्पीड चेंज कर सकता है, वेवलेंथ चेंज कर सकता है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। It collide with speed and wavelength can change with medium. It can collide with material. अब पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो पार्टिकल टकराता है, कोलिजन पढ़ा हमने, तो ये भी कोलिजन कर सकता है, बट उसके साथ एनर्जी और मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व होगा। ऐसा नहीं लॉस इन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। Does not exist at rest, क्योंकि रेस्ट मास होता ही नहीं इसका, मैंने कहा ना होल्ड नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट मास क्या होगा तो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, इक्विवेलेंट मास बताता हूं। ये हटा देता हूं मैं, बिकॉज यहां गया तो ये हटा देता हूं, यहां पे यूज कर लेंगे हम लोग। एनर्जी इज h nu h c y लैम्डा। आइंस्टाइन ने एनर्जी क्या बोला था किसी भी लाइट सोर्स का? mc स्क्वायर। ये mc स्क्वायर इज इक्वल टू h nu लिख देता हूं या h c अपॉन लैम्डा। तो m जो है रेस्ट मास, वो रेस्ट मास है h nu अपॉन c स्क्वायर h अपॉन लैम्डा c। ये इक्विवेलेंट टू रेस्ट मास है। ये क्या है बेटा? इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट रेस्ट मास।
आई शुड नॉट से रेस्ट मास, इक्विवेलेंट रेस्ट मास कहना चाहिए। तो ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, मेडिकल में तो डायरेक्ट दे देता है, कई बार जेईई मेंस में भी आया है। अब मास आ गया बेटा तो मोमेंटम भी तो आएगा, मोमेंटम निकाल देते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन। वेलोसिटी c है इसकी, तो ये हो जाएगा h न्यू अपॉन c या h अपॉन लैम्डा। ये मोमेंटम है, बड़े काम का है, नोट कर लीजिएगा। इसको जब मैं यहां आऊं तो स्क्रीन रोक के आप कॉपी कर सकते हो। अब इस चैप्टर का बेसिक आपको आइडिया आ गया है। अब इसके न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं, इवन जेईई एडवांस तक में जो पूछे जाते हैं, उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं अभी। इसको आप कॉपी करिए। आपने बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फॉर्मूला देखा, अब उस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे और 3 हेडिंग में कवर करूंगा, जो ये रेडिएशन चैप्टर को काफी हद तक कवर कर देगा। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी डेवलप होगी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर के। छोटा सा एक क्वेश्चन है, एक ट्राई करना जरूरी होता है। एनर्जी निकालना एक फोटोन का जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है 6200 एंगस्ट्रॉम। तो आपको पता है सिंस एनर्जी इज h न्यू अपॉन h c अपॉन लैम्डा, अब इसकी वैल्यू कौन लिखे तुम सबको पता ही है, 12,400 अपॉन ये एंगस्ट्रॉम में आता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा 6200, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, तो 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप देख लेना। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है, ये थोड़ा सा वेग सा क्वेश्चन है, मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक फोटोन किसी h हाइट से गिरा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितना चेंज आएगा। कोई चेंज नहीं आता, तुम्हें पता है, बट फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है यहाँ इसकी एनर्जी है f लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी। रुक जा बेटा, मैं कलर चेंज कर दूँ, बस कंफ्यूज हो सकते हो आप। यहाँ पे एनर्जी है hf प्लस mgh रेस्ट मास इसका, यहाँ पे इसकी एनर्जी है hf डैश। एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, hf प्लस mgh। अभी अभी आपने मास देखा, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर hf, तो जो मास हो जाएगा वो hf अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ पे hf अपॉन hf रहेगा, hf अपॉन c स्क्वायर gh hf डैश, h कैंसिल कर दो, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 प्लस gh अपॉन c स्क्वायर। अब मुझे तुम बताओ c कितना बड़ा होता है? 3 इंटू 10 पावर 8, स्क्वायर करोगे 9 इंटू 10 पावर 16, तो gh ये नेग्लिजिबल है, तो ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस हेडिंग के बाद पढ़ाऊंगा। अब क्या है, फोटोन देखते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बाय ए लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट करिए इसको, स्क्रीन रोक के नोट करिए, मुझे ये स्पेस चाहिए। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बिकॉज ऑफ लाइट सोर्स। तो 2-3 तरीके हो सकते हैं, 2-3 डायग्राम में दे सकता हूं। मान लो एक टॉर्च जला रहे हो ऐसे, एक और मानना पड़ेगा कि जो सोर्स है वो 100% एफिशिएंट है, ऐसे लाइट जा रही है और ये कोई एरिया है जिस पे ये पड़ रहा है ऐसे। इसका पावर P है। तो ये डायग्राम यहां भी यूज हो सकता है। P होता है पावर दैट इज
पावर ऑफ फोटोन, वॉट होता है यूनिट या जूल पर सेकेंड, और ई होती है एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड हो जाएगा पावर अपॉन एनर्जी। चेक कर लो ना, टोटल एनर्जी पर सेकेंड आ रहा अपॉन एनर्जी, तो ये हो जाएगी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। इसको तुम चाहो तो पावर अपॉन एच न्यू लिख सकते हो, एच सी वाई लैम्डा लिख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, ऐसे भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग कि क्या पूछा गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो आपने देखा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बाय लाइट सोर्स, इसे हम फोटोन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी भी तो नंबर ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स पर सेकेंड आता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। अब आ जाते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो ये एरिया यूज कर सकते हैं, मैं ये डायग्राम यहां बनाना था लेकिन अच्छा हुआ यहाँ स्पेस कम है, यहाँ एक और डायग्राम बना देंगे। ये एरिया है, तो इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया होगी। हम लोग 100% एफिशिएंसी मान रहे हैं, जितना पावर है पूरा का पूरा यूटिलाइज हो रहा है, कहीं अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है। दूसरा हो सकता है, मान लो एक सोर्स है लाइट का, पॉइंट सोर्स जो पावर देगा आपको पता है वो स्फेरिकल इन नेचर होगा। पॉइंट सोर्स एक जो पावर का उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्फेरिकल होता है। हम मान के चलते हैं आर रेडियस पे लेफ्ट में जितने टाइम में पहुंचेगा उतनी टाइम में और राइट में पहुंचेगा, एंड इनफैक्ट चारों तरफ वही उतनी टाइम में पहुंचेगा। ये सोर्स है, इसका पावर पी है। तो इंटेंसिटी होगी बेटा पावर अपॉन एरिया, यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो गई। यहां पे एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटेंसिटी, और ये स्फेरिकल सोर्स है, स्फेरिकल सोर्स है। अब यहीं पे अगर सिलिंड्रिकल सोर्स हो तो सिलिंड्रिकल सोर्स के लिए मैं इतना बता देता हूं, मान लो ट्यूब लाइट जल रही है तो वो सिलिंड्रिकल सोर्स होगा, ऐसे लाइट निकलेगा चारों तरफ। ऐसे उसकी इंटेंसिटी निकालोगे पावर अपॉन एरिया 2 पाई आर है, ये लेंथ होगा, रेडियस आर होगा। अब पावर पर यूनिट एरिया आ गया, यानी एक यूनिट का एरिया आ गया। अब आपको कहीं पे पावर चाहिए, मान लो इतने एरिया में, ये ई डैश है, तो रेडिएशन पावर चाहिए। तो इंटेंसिटी इंटू ई डैश, इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया इंटू ई डैश, ये आ जाएगा रेडिएशन पावर। यहां पे इतने में एरिया में चाहिए तो एरिया मल्टीप्लाई कर दो, इंटेंसिटी निकाल लिया। इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया, यानी एक एरिया का कितना पावर है। तो तुम्हें कोई एरिया दिया होगा उसका पावर निकाल लोगे। जैसे यहां पे इंटेंसिटी निकालने के बाद ये तो सीधे अगर पावर जा रहा है तो पी ही पावर पड़ेगा स्ट्रेट, लेकिन पर यूनिट एरिया निकालो तो इसके छोटे पार्ट में कितना पावर जाएगा वो भी तुम्हें निकल सकता है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बाय ए लाइट सोर्स, पावर अपॉन एनर्जी, पावर होता है जूल पर सेकंड, एनर्जी जूल, जूल जूल कैंसिल, 1 अपॉन सेकंड, ऐसे भी कई बार याद रखते हैं डायमेंशन से। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड रेडिएशन पावर वो देख लिया हमने। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स का एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, यहां जानबूझ के लिया था मैंने। 60 वॉट इन 10 आवर, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। अब एक बात बता बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, आता है पावर अपॉन एनर्जी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाला है, पर सेकेंड नहीं निकाला है। अब पर सेकेंड तुम्हें दिया है तो अगर तुम आवर का मल्टीप्लाई कर दो
तो तुम्हें एग्जैक्टली मिल जाएगा कितने फोटॉन्स निकले। देखो कैसे, पावर हो गया 60 वॉट, एनर्जी है H यानी h न्यू बाई एच सी बाई लैम्डा कौन लिखे, डायरेक्ट लिख देता हूं, 6200 मैंने लिया ही था, तो एनर्जी इतनी आ जाती है। बेसिकली एच सी बाई लैम्डा से आप लैम्डा की वैल्यू पुट करके एनर्जी निकालोगे, तो ये आ गया 3.2 10⁻19 जूल। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड अगर निकालना है तो पावर अपॉन एनर्जी, नंबर ऑफ फोटॉन्स करना है तो मल्टीप्लाई बाई टाइम कर दो। तो 60 वॉट एनर्जी 3.2 इंटू 10⁻19, टाइम है 10 आवर्स, 10 इंटू आर को मिनट, मिनट को सेकेंड। अब यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स जो काफी ज्यादा नंबर में आ जाते हैं, ये +19 ऊपर आ जाएगा, ये 36 और ये इंटू 6, 1 0 2 0 3 0 4 0 4 और ये 9 23, तो यही हो गया 10⁻23। यहां भी आएगा तो 10⁻24 के आसपास, 25 के आसपास नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे। सोचो इतना 60 वॉट का बल्ब अगर आपके घर में है तो उसमें इतने फोटॉन्स निकलेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कितने घंटे में? 10 आवर्स में। ये कम भी कर दो तब भी बहुत ज्यादा निकलेंगे, 1 घंटे में भी बहुत ज्यादा निकलेंगे, 1 सेकेंड में भी बहुत ज्यादा निकलेंगे। अब आ जाते हैं फोटॉन फ्लक्स। फोटॉन फ्लक्स जैसा डेफिनेशन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब पर यूनिट पर सेकेंड की जगह में पर टाइम लिख सकते थे। तो फ्लक्स को डेफिनेशन वाइज जरा सोचो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड तो n होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड तो n होता है, पर यूनिट एरिया तो n अपॉन एरिया हो गया फ्लक्स। क्लियर है? अब n क्या होता है? P अपॉन E, P अपॉन E। बेटा P अपॉन एरिया क्या होता है? इंटेंसिटी होती है, तो इंटेंसिटी अपॉन लाइट अपॉन एरिया अपॉन एनर्जी, सॉरी, n अपॉन ए, पावर अपॉन ई ए, इंटेंसिटी अपॉन ई। ये हो गया फोटॉन फ्लक्स। इस पे भी आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो कॉपी करिए। काफी हद तक मैंने ये चैप्टर आपको इसमें कवर कर दिया है, लेकिन कुछ छोटी छोटी एक आध चीज मैं और बता रहा हूं, पहले कॉपी कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको कंक्लूड करेंगे आज। लाइट सोर्स एमिट ऑफ लाइट वेवलेंथ इतना दे दिया, इससे एनर्जी आती है तुरंत। द लैंप इज रेटेड एट दिस मच वॉट एंड 8% ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्स अपीयर्स एज एमिटेड लाइट, यानी 92% वेस्ट हो रहा है। हाउ मेनी ऑफ फोटॉन्स आर एमिटेड बाय द सोर्स पर सेकेंड? तो एनर्जी निकाल लेते हैं। इसको हम लोग 1.6 इंटू 10⁻19 जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। पावर जो है वो 150 का 8%, तो ये हो गया 12 वॉट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, पावर अपॉन एनर्जी, it is 4 into 1.6 into 10⁻19. 4 3s are this, approx 2 into 10⁻19 photons। तो एक क्वेश्चन आपने इसका देख लिया। अब देखते हैं कोई रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, फोर्स क्या होता है किसी फोटोन की वजह से वॉल पे। तो एक कंडीशन हम लोग लेते हैं, जब एक फोटोन जाके एब्जॉर्ब हो जा रहा है,
फिर हम कंडीशन लेंगे बाउंस बैक का, फिर कंडीशन लेंगे इंक्लाइंड सरफेस का, इसका एरिया ए मान लो। आपको पता है इंटेंसिटी, ब्लैक कलर यूज करता हूं, आपको पता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। तो बेटा पावर हो गया इंटेंसिटी इंटू एरिया, इसको ऐसे छोड़ते हैं। हमें बताना है फोर्स। अब नंबर ऑफ फोटोन होता है पावर अपॉन एनर्जी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है। पावर इज इंटेंसिटी इंटू एरिया और ये एच न्यू। अब बेटा सिंस फोर्स इज गिवन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, मोमेंटम भी हम लोगों ने निकाला है। मोमेंटम क्या निकाला है याद करो, एच अपॉन लैम्डा था थोड़ी देर पहले। अगर जिस बच्चे को भी, अगर आप लोगों को कभी भी मोमेंटम में दिक्कत हो तो हमेशा mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा रखो। ये देखो मोमेंटम आ गया, ठीक है। तो जैसे मैं याद करता हूं ऐसे आप याद करोगे, भूलोगे नहीं। मोमेंटम आपको मिल गया। अब अगर पूरी तरह से मान लो ये मोमेंटम हमने ये है आई डायरेक्शन पे हमने पी लिया और फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, तो फोर्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इधर आपने पी लिया इसको अपॉन टाइम टी, या टी लिख देता हूं मैं, तो फोर्स अपॉन टाइम है। डायरेक्शन मतलब इधर को मैंने पॉजिटिव लिया, इधर को नेगेटिव लिया, तो वॉल के ऊपर, और माइनस साइन को मैं इग्नोर कर रहा हूं बिकॉज हमें फोर्स की डायरेक्शन नहीं चाहिए, फोर्स कितना लगा ये चाहिए। तो फोर्स इतना आया, इस वॉल के ऊपर फोर्स इतना आया। अब बेटा मास हमें पता है, मास, और अगर हम इस पे c मल्टीप्लाई कर दे तो मोमेंटम हो जाता है। अब हमें फोर्स निकालने के लिए मोमेंटम हो जाएगा h अपॉन लैम्डा, अपॉन टाइम को हम n लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, फोटॉन की वजह से मोमेंटम है। यहीं पे तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। मान लो एक फोटॉन गया तो 1 अपॉन सेकेंड उसकी फ्रीक्वेंसी हुई, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड। 2 फोटॉन गया तो 2 अपॉन सेकेंड हो जाएगा। तो जितने फोटॉन होंगे ना बच्चे, उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। तो यहां पे ये वेवलेंथ हुआ, सॉरी मोमेंटम हुआ अपॉन टाइम, फोर्स आ गया। याद रखना मोमेंटम अपॉन टाइम, ये नंबर ऑफ फोटॉन एक सेकंड में कितना फोटॉन, तो जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मोमेंट, इस पे फोर्स लगेगा। एक फोटॉन का कम फोर्स, 2 का और ज्यादा, 3 का और ज्यादा, 1 लाख का और ज्यादा, 2 लाख का और ज्यादा। तो यहीं पे तुम्हें सोचना है, ये है एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, p अपॉन टाइम। अब 1 अपॉन टाइम को n रिप्रेजेंट कर रहा है, p है h अपॉन लैम्डा और n है बेटा p अपॉन e, h अपॉन लैम्डा, p है इंटेंसिटी पावर इनटू दिस h, और e को h न्यू अपॉन लैम्डा, h कैंसिल हो गया, तो i a अपॉन लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी हो गई। कॉपी करिए, कॉपी किया, फोर्स इतना है। अब इसको थोड़ा और इजी करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है c अपॉन लैम्डा, तो आई ए अपॉन सी हो गया फोर्स बिकॉज ऑफ फोटॉन। फोर्स बिकॉज ऑफ फोटॉन इज आई ए अपॉन सी। और प्रेशर देखा जाए, रेडिएशन प्रेशर, अब P तो हमने पावर से भी रिप्रेजेंट किया है, तो क्या लिखा जाए? P1 लिख देता हूं, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो I अपॉन सी। रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स, फिर से
इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन एरिया। पावर क्या हो गया है? इंटेंसिटी इनटू एरिया। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, पावर अपॉन एनर्जी। पावर आपने देखा आई है, एनर्जी एच न्यू, एच सी बाई लैम्डा, कुछ भी लिखो। फोर्स होता है डीपी बाई डी टी। ये परफेक्टली एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो केवल जा रहा है, टकरा के वापस नहीं आ रहा। टकरा के वापस आने पे मोमेंटम में ट्वाइस हो जाएगा, बिकॉज फाइनल अभी दिखा दूंगा मैं। और फोर्स मोमेंटम अपॉन टाइम, अपॉन मोमेंटम एच बाई लैम्डा, अपॉन टाइम यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, तो वो n मल्टीप्लाई किया, h अपॉन लैम्डा, n की वैल्यू निकाली, आई ए अपॉन एच सी, h बाई लैम्डा, कुछ कैंसिल हुआ h, आई ए अपॉन लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को देखो मैंने कई बार न्यू लिखा है, कई बार एफ लिखा है, न्यू ही लिख देता हूं यहां भी। न्यू इज सी बाई लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, आई ए अपॉन सी, फोर्स इज इक्वल टू आई ए अपॉन सी, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो आई ए अपॉन सी। तो अब ये हो गया। अब यहां थोड़ा स्पेस में क्रिएट कर रहा हूं और उसके बाद आपको यही बताऊंगा। इसे कॉपी कर लेना, मैं दूर हूं, इसको रोक के होल्ड करके। अगर लाइट ऐसे आए इस पे, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इस पे वर्क करता है, तो यहां पे फोर्स हो जाएगा आई ए कॉस थीटा अपॉन सी। प्रेशर P1 हमने बोला है, ये हो जाएगा आई कॉस थीटा अपॉन सी। अब इसके बाद नीचे वाले डायग्राम को देखते हैं। नीचे वाले में भी कई केसेस लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना। मान लो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन। इतना डायग्राम ठीक नहीं है, ऐसा करता हूं, एक भेजता हूं, एक को वापस बुला लेता हूं। परफेक्ट रिफ्लेक्शन है तो फोर्स होगा फाइनल मोमेंटम, इनिशियल फाइनल मोमेंटम को मान लो प्लस p मानता हूं, इनिशियल मोमेंटम को माइनस p मानना होगा। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो 2p अपॉन t। तो यहां फोर्स हो जाएगा इस केस में i ट्वाइस आई ए अपॉन सी। रेडिएशन प्रेशर होगा 2i अपॉन सी। यहां पे ऐसे गया और ऐसे आया, परफेक्ट रिफ्लेक्टर ऐसे। तो अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 2ia cos थीटा अपॉन सी। प्रेशर होगा 2i cos थीटा अपॉन सी। अब तीसरा केस ले लेते हैं। यहां पे cos स्क्वायर हो जाएगा अगर ट्राई करोगे तो, बिकॉज दो बार मोमेंटम के साथ आएगा तो cos स्क्वायर होगा, चेक कर लेना इसको। यहां आ जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिया, गया ऐसे एब्जॉर्ब हो गया। फोर्स आई ए अपॉन सी, प्रेशर आई अपॉन सी, किसी एंगल से गया, एब्जॉर्ब हो गया। फोर्स आई ए cos थीटा अपॉन सी, प्रेशर आई ए आई cos थीटा अपॉन सी। तो आई होप अब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट जल्दी हम लोग एक न्यूमेरिकल सीरीज शुरू कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी। और वो एडुटेरी अपना जो हमारा चैप्टर है,
हमारा एक YouTube चैनल है, इसी पे हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें आप लोग को वीडियो क्वेश्चंस दूंगा। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, कुछ 10, 15, 20 क्वेश्चंस का एक सीरीज लेके आऊँगा। हर दिन सीक्वेंस होगा और उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक दिन पहले वो क्वेश्चन पेस्ट करूँगा और आप ट्राई करिएगा, अगले दिन उसका सोल्यूशन आपके सामने होगा। तो एक पूरी सीरीज होगी आपके लिए, लर्नर्स के लिए, जो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो अच्छी जगहों पे, जो चाहते हैं बच्चे अच्छा परफॉर्म करें और अच्छा परफॉर्म करने के बाद अपना और अपने पेरेंट का और सोसाइटी का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच बेटा। ये भी बेटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा जैसे ये हुआ। ठीक, एक बार ट्राई करना, अपने आप आंसर आ जाएगा।